आज यह सीटेट की हमारी साइकोलॉजी की 7th क्लास है और साइकोलॉजी की 6 क्लास ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइगोत्स्की व कोहल वर्ग। ये दोनों मनोवैज्ञानिकों के बारे में सीटेट में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, यूपी टेट में भी आते हैं। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक है आपके वाइगोत्स्की। तो अब जो ये लेव वाइगोत्स्की हैं, ये क्या कहते हैं कि पहले भाषा जन्म लेती है और फिर विचार आते हैं। लेकिन इन्हीं के अपोजिट जो पियाजे जी हैं हमारे, वो क्या कहते हैं कि पहले विचार आते हैं और बाद में भाषा जन्म लेती है। अब इन्होंने क्या कहा, ज़्यादा ज्ञानी दूसरे का एक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है अपने से बड़ों के अंडर में रह के ज्ञान प्राप्त करता है। अपने से बड़े कौन हो गए? जो बच्चे को एक मार्गदर्शन देते हैं। वो शिक्षक या माता पिता कोई भी हो सकता है। इसी को इन्होंने क्या कहा, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। यहाँ देखिए इसे, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा बच्चा। तो अब आपको यहाँ पे इसी बात से समझ आ रहा होगा, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा मतलब कि जो बच्चे से ज्ञान में ज़्यादा है, उसी को इन्होंने क्या कहा, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। वो आपके शिक्षक भी हो सकते हैं और वो आपके माता पिता या अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। क्या किरदार अदा करता है? आपको एक सही दिशा देने का। नज़दीकी विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे लेव वाइगोत्स्की ने ZPD भी कहा है। तो यह किसने दिया? आपका क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आ सकता है कि नज़दीकी विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र किसने दिया? तो वो किसने दिया था? आपका ZPD ने। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, यह सिद्धांत भी किसने दिया? ये सिद्धांत भी आपका लेव वाइगोत्स्की ने दिया। दूसरा एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि पहले भाषा और फिर विचार, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था? यह कहा था आपका वाइगोत्स्की ने। और इसी के अपोजिट में पियाजे ने कहा कि बच्चे में पहले विचार जन्म लेते हैं और उसके बाद बच्चे में भाषा जन्म लेती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। यहाँ वाइगोत्स्की ने कहा कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मतलब कि आपका जो विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। क्यों? क्योंकि बच्चा समाज में रहता है, वो समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ भाषा के द्वारा या कम्युनिकेशन के द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है। तो इसे इन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। हम सभी एक दूसरे से आपस में कुछ ना कुछ सीखते हैं। अपने से बड़ों के मार्गदर्शन में बच्चा अपनी जन्मजात योग्यताओं का विकास करता है। अब जैसे किसी बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में है, लेकिन क्या वो साइंस में परफेक्ट है? तो वो परफेक्ट कब बनता है? जब वो किसी टीचर के अंडर में रह के केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो, जो भी किसी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उस टीचर के अंडर में रह के वो उस सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त करता है और उस चीज़ में क्या बनता है, वो सब्जेक्ट में परफेक्ट बनता है। और जिसके अंडर में रह के वो परफेक्ट बनता है उसे ही क्या कहा, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसके अंडर में रह के वो परफेक्ट बना, ये ही तो बच्चे से ज़्यादा ज्ञानी है। ठीक है, अब आप ही हो, अगर आपको मैथ्स में
पीएचडी करनी है तो वो आप किसके अंडर में रह के करोगे? जो आपसे नॉलेज में ज़्यादा होगा, जिसने पीएचडी ऑलरेडी कर रखी होगी, आप उसी के अंडर में रह के तो ज्ञान प्राप्त करोगे। या आपको अगर सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ आपका एक इंटरेस्ट है सिंगिंग में, लेकिन अब उसके लिए कि आपके अंदर ये जो जन्मजात क्षमता है यह परिपक्व हो, आपको इस फील्ड में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप किसी संगीतज्ञ के पास जाओगे और उससे संगीत सीखोगे। ठीक है, तभी तो आपके अंदर यह है, आपकी प्रतिभा और अच्छे से निखर कर आएगी। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा का अर्थ है कि मार्गदर्शक सत्तावादी तो नहीं होना चाहिए, पर बच्चे से मार्गदर्शन में सकारात्मक होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो शिक्षक होता है वो सत्तावादी कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चे से सकारात्मक मार्गदर्शन में ज़्यादा होना चाहिए। बच्चे को डायरेक्शन दे सके उसके लिए उसे बच्चे से कहीं ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। अब वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण पहलू, तो इन्होंने क्या दिया था? एक तो आपका क्या दिया था? ZPD, जिसे संभावित विकास का क्षेत्र या नज़दीकी विकास का क्षेत्र कहा गया है। दूसरा इन्होंने दिया इसके फोल्डिंग ढांचा। क्वेश्चन आपका दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, टेट में भी आ सकता है, CTET में, कि ZPD या नज़दीकी विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र किसने दिया? तो किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। और दूसरा ये भी बन सकता है कि इसके फोल्डिंग या ढांचा यह किसने दिया? तो किसने दिया आपका? ये भी वाइगोत्स्की जी ने दिया। ये आपके यूपी टेट और CTET सुपर टेट किसी में भी आ सकता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ये संभावित विकास क्षेत्र का अर्थ क्या है, अब इसे समझते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? इन्होंने अपना प्रयोग किया था एक खेल पे। इनका जो प्रयोग था वो एक खेल पर आधारित था। अब बच्चे को क्या किया इन्होंने? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए। जो बच्चा था तो इन्होंने क्या किया? उस बच्चे को एक खिलौना दिया। ठीक है, अब हुआ क्या? इस खिलौने के 5-6 पार्ट थे। अब बच्चे ने 2 पार्ट तो जोड़ लिए। ठीक है, अब वो जो 3-4 पार्ट थे वो उसे जोड़ने में हुई दिक्कत। जैसे आप ही के घर में कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अपना खिलौना जो होता है उसे तोड़ लेता है। अब 5-6 उसके हिस्से हो गए, तो 2 हिस्से तो उसने जोड़ लिए। अब जो नहीं जुड़ पाए तो उसके लिए वो क्या करता है? अपने दादाजी के पास जाता है, दादी जी के पास जाता है, या अपने पापा मम्मी के पास जाता है। फिर क्या होता है कि वो जो 3-4 टुकड़े थे वो अपने दादाजी की सहायता से या दादी जी की सहायता से उन्हें जोड़ लेता है। तो एक सेकंड, तो एक तो वो हो गया कि 2 टुकड़े बच्चे ने खुद जोड़े। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया कि ये जो 4 या 5 टुकड़े थे ये बच्चे ने किसी बड़े की सहायता से जोड़े। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है इसे ही क्या कहा है इन्होंने? ZPD। एक कार्य जो बच्चा स्वयं से करता है और एक जो वो किसी वयस्क की मदद से करता है। इन दोनों के बीच के अंतर को इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला ZPD। चलिए अब यहाँ देखते हैं। बच्चा जो खुद से कर सकता है तथा जहाँ एक मार्गदर्शन के निर्देशन में पहुँच सकता है, इन दोनों के बीच का खाली क्षेत्र क्या कहलाता है? ZPD। जैसे आपके टीचर ने आपको 5 क्वेश्चन दिए जिनमें से 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए और बचे हुए 2 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो दूसरे दिन आपने क्या किया?
आप गए अपने टीचर के पास, उनसे कहा कि मैं ये 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। तब टीचर आपको बताता है कि आपको ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसे ही इन्होंने क्या कहा, ZPD कहा। अब ये ढांचा क्या होता है, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली जो टेम्परेरी हेल्प होती है, ठीक है, उसे ही इन्होंने क्या कहा, ZPD। जैसे अभी मैं बता ही चुकी हूँ, ये ZPD और ये आपका ढांचा एक दूसरे से ही आपस में संबंधित हैं। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली गाइडेंस या टेम्परेरी हेल्प को ढांचा कहा जाता है। जैसे आपने 5 में से 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, लेकिन आप 2 नहीं कर पाए, तो वे दोनों क्वेश्चन आपने किसकी मदद से सॉल्व किए, टीचर की मदद से। तो वो जो टेम्परेरी हेल्प टीचर ने आपकी की, उसे ही क्या कहा इन्होंने, ढांचा कहा है। अब यहाँ देखिए, पियाजे तथा वाइगोत्स्की का प्रमुख अंतर है। पियाजे के अनुसार विचार पहले जन्म लेते हैं और भाषा बाद में, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा के अभाव में विचार प्रकट करना असंभव है, इसलिए भाषा की प्राथमिकता देता है। कौन, आपके वाइगोत्स्की जी, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो बलाना होता है, ये भी एक तरह की भाषा ही है। जैसे बच्चा बोलने से पहले कुछ अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है ना, उसी को बोलते हैं बलबलाना। तो इन्होंने कहा कि बलबलाना भी एक तरह की भाषा है। अब नेक्स्ट है आपका कोहल वर्ग। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन CTET में 1-2 हर सब्जेक्ट में मिलते ही हैं, चाहे वो आपको किसी भी सब्जेक्ट में की पेडागोजी में मिल जाए। अब कोहल वर्ग का जो सिद्धांत था वो नैतिक दुविधा पर आधारित था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नैतिक दुविधा पर आधारित सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, आपका कोहल वर्ग ने दिया। दूसरा, इन्होंने अपना जो अध्ययन था वो किस पर किया, इन्होंने किया था हाइनेक्स नाम के व्यक्ति पर। हाइनेक्स कौन था, होता क्या है कि इसकी जो वाइफ होती हैं वो बीमार होती हैं। अब इसके पास पैसे नहीं होते हैं, मतलब मान लीजिए कि इसके पास पॉकेट में 200 रुपये थे, लेकिन जब ये शॉप पे गया तो डॉक्टर ने जो है इसे दवाई देने से मना कर दिया। मेडिकल वाले ने बोल दिया कि दवाई जो है 300 रुपये की और इसकी पॉकेट में थे 200 रुपये, तो अब ये क्या करे। तो यहाँ पे इन्होंने इसी दुविधा को दिखाया है कि अगर वो चोरी करता है तो वो अपराध है, लेकिन अगर चोरी नहीं करता तो उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके लिए चोरी करना क्या था, उसकी मजबूरी था। यही एक नैतिक दुविधा कहलाई। क्या कहलाई कि चोरी करना एक अपराध है, वो जानता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। तो अब इनका अध्ययन सुनिए। उनका अध्ययन हाइनेक्स नामक व्यक्ति पर आधारित था। उन्होंने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाओं का वर्णन किया और हर अवस्था की नैतिक दुविधा दिखाई। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं दिखाई और प्रत्येक अवस्था की अपनी एक अलग नैतिक दुविधा भी इन्होंने दिखाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नैतिक विकास का सिद्धांत, तो यह आपका किसने दिया था, यह दिया था आपका कोहल वर्ग ने। और इसका आधार क्या था, तो इसका आधार क्या था आपका नैतिक दुविधा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत का आधार क्या था, तो क्या था नैतिक दुविधा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया था आपका कोहल वर्ग ने। अब इन्होंने इस नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई। वो कौन कौन सी थी, एक आपकी पूर्व रूढ़िगत, एक आपकी रूढ़िगत, एक आपकी उत्तर रूढ़िगत। अब जो ये पूर्व रूढ़िगत होती है ये कौन सी होती है, ये होती है 4 से 10 वर्ष की अवस्था।
इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो आत्म केंद्रित होता है। बच्चा सोचता है कि आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं वो सारी घटनाएं उसी को केंद्र मानकर हो रही हैं। तो ये क्या थी? आत्म केंद्रित अवस्था। आत्म केंद्रित से मतलब कि बच्चा सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके आसपास वो सिर्फ उसी को केंद्र मानकर हो रहा है। दंड बनाम पुरस्कार अवस्था। बच्चे को ये भी पता होता है कि हाँ, उसका आत्म केंद्रित होना अनियंत्रित नहीं है। कुछ गलत होने पर डांट के रूप में उसे दंड भी मिल सकता है। तो यहाँ पे पूर्व रूढ़िगत में कौन कौन सी वो बताई गई हैं? एक आत्म केंद्रित, दूसरा आपका दंड बनाम पुरस्कार अवस्था। बच्चे को ये भी पता होता है कि उसका आत्म केंद्रित होना अनियंत्रित नहीं है, मतलब उसके इस आत्म केंद्रित होने को नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चे को डांट भी पड़ सकती है। और आत्म केंद्रित अवस्था, बच्चा सोचता है कि आसपास जो भी घटना हो रही है केवल उसी को केंद्र मानकर हो रही है। नेक्स्ट इनकी अवस्था थी रूढ़िगत अवस्था। अब रूढ़िगत अवस्था यह 10 से 13 वर्ष की होती है, ठीक है। इसे भी इन्होंने बताया कि अच्छा लड़का व अच्छी लड़की। बच्चा उन बच्चों के साथ रहना पसंद करता है जो उसकी निगाहों में अच्छे होते हैं। बच्चा उन बच्चों की अनुशंसा करना शुरू कर देता है जो उसकी निगाह में अच्छे होते हैं। आत्मनिर्भरता। इस उम्र में आते हुए बच्चा क्या है कि बच्चा ये सोचने लगता है कि वो किसी की नकल करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ बच्चे को पता होता है कि वह किसी की नकल करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। साथ ही साथ किशोरावस्था के आने के कारण वह अपने हर विचार के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहता है, क्योंकि उसके भविष्य की कुछ योजनाएं होती है। जब तक बच्चे की एक किशोरावस्था आती है तो उसके विचार इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके फ्यूचर के कुछ प्लान्स होते हैं। तो ये कौन सी है? ये 10 से 13 वर्ष तक की आपकी अवस्था है। अब नेक्स्ट है आपका उत्तर रूढ़िगत अवस्था। तो इस उत्तर रूढ़िगत अवस्था के भी इन्होंने 2 पक्ष बताए। एक कौन सा? सामाजिक अनुबंधन, दूसरा सार्वभौमिकता। ये वाला इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझें। बच्चे को यह महसूस होता है कि समाज निर्माण कानून की किताब के द्वारा नहीं बल्कि लोगों की आपसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। कि जो कानून है वो समाज निर्माण के लिए नहीं बल्कि लोगों की आपस में जो एक दूसरे से ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए किया गया है। लोगों में एक आपसी अनुबंधन होता है, मतलब लोग आपसी अनुबंधन का मतलब क्या है? अपनी ज़रूरतों अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आपसी हितों को साधने का सामाजिक अनुबंधन क्या है? इंसान के जो अपने आपसी हित होते हैं उन्हें साधने के लिए आपसी अनुबंधन यहाँ पे क्या करता है? लोगों में एक अंत्यक्रिया का कार्य करता है, जिससे लोग एक दूसरे से अपनी ज़रूरतों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जैसे आप ही हैं, आपको अपनी क्लास में किसी स्टूडेंट से किसी बुक की नीड है, ठीक है, और उसी स्टूडेंट को आपसे किसी नोट्स की नीड है, तो क्या है? आप दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यहाँ पे इन्होंने इसे ही सामाजिक अनुबंधन कहा है। अब सार्वभौमिकता क्या होती है? इस अवस्था में बालक एक वयस्क बनने की कगार पर होता है, तो वो यह महसूस करता है कि जो निजी हित है, मतलब सामाजिक अनुबंधन में तो क्या आपसी हित है ना, कि
यहाँ पे आप क्या सोचते हैं कि मुझे हाँ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए कि आपको कुछ ज़रूरतें होंगी आपकी। जैसे आपको किसी प्रैक्टिस सेट की नीड पड़ गई, तो उस प्रैक्टिस सेट की नीड पूरी करने के लिए आप किसके पास गए? अपने किसी फ्रेंड के पास गए या अपने ही टीचर्स के पास चले गए। तो आपने उनसे क्या किया? अपनी आवश्यकता की पूर्ति की। इसे तो कहा गया सामाजिक अनुबंधन, जहाँ पे आप अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। कौन सी? निजी आवश्यकता। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा है? दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति। सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामाजिक अनुबंधन, जहाँ निजी आवश्यकता हो। सार्वभौमिक नैतिकता, जहाँ दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इस अवस्था में बालक एक वयस्क बनने के कगार पर होता है तो यह महसूस कर लेता है कि निजी हितों से ऊपर मानव जाति का कल्याण है, इसलिए वह खुद के हितों को त्याग करके दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। जैसे आपके महात्मा गांधी जी थे, मदर टेरेसा हो गई आपकी, या फिर आपके APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति या अपने निजी हितों से ऊपर किसे रखा? मानव जाति को रखा, और मानव समाज के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कार्य इस समाज में किए। वही क्या कहलाया? आपका सार्वभौमिकता और सामाजिक अनुबंधन, जहां व्यक्ति अपने निजी हितों की पूर्ति करता है। तो आपको आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा, रूढ़िगत अवस्था। एक बार मैं दोबारा से आपको ये चीज़ें बता देती हूँ। ये दोनों अवस्था है। पूर्व रूढ़िगत अवस्था, आत्म केंद्रित अवस्था, जहाँ बच्चा ये सोचता है कि आसपास उसकी जो भी घटनाएं हो रही हैं वो सिर्फ उसी को केंद्र मानकर हो रही हैं। जैसे कोई बच्चा कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, अब आपने क्या किया? उसे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, तो वो उस खेल को बार बार खेले जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो उसे मोटिवेट किया है क्लैपिंग के थ्रू या शाबाशी के थ्रू, तो उसने क्या सोचा कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उसी को केंद्र मान के हो रही हैं। लेकिन उसके बार बार करने पर आपने क्या किया? उसे डांट भी दिया। तो वो इस चीज़ को क्या समझ गया कि मेरा आत्म केंद्रित होना अनियंत्रित नहीं है, अगर मैं बार बार यही चीज करूंगा तो मुझे डांट भी पड़ सकती है। दूसरा, इन्होंने क्या कहा? रूढ़िगत अवस्था के भी दो पक्ष बताए। कौन सा? एक तो अच्छा लड़का व लड़की, इसमें बच्चा उन बच्चों के साथ रहना पसंद करता है जो उसकी नज़र में अच्छे होते हैं। आत्मनिर्भरता, जैसे आप दोस्त कौन बनाते हैं? जो आपको पसंद आते हैं। सबसे अच्छा इसे याद रखने का तरीका क्या है कि आप दोस्त उन्हें ही बनाते हैं जो आपकी नज़रों में अच्छे होते हैं या आपको अच्छे लगते हैं। साथ ही 10 से 13 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या सोचता है कि मैं किसी की कॉपी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, और किशोरावस्था आने के कारण वह अपने हर विचार पर आत्मनिर्भर रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके फ्यूचर की कुछ प्लान्स होते हैं। तो आज ये आपका दोनों के दोनों आपका कोहल वर्ग और वाइगॉत्स्की कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही आपको CTET की 6 क्लासेस चैनल पर अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ जाके देख लीजिए और साथ ही इसके नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसमें ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये किसने दिया था? आपका कोहल वर्ग ने। इस विकास का आधार क्या है? नैतिक दुविधा। ये UP टेट के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका अध्ययन किसने किया था? तो इसका अध्ययन किया था आपका, इन्होंने जो अपना अध्ययन किया था वो किस पर किया था? हाइनेक्स नामक व्यक्ति पर।